क्लास में आपको बताया गया था क्या कि जैसे कोई पार्टिकल है, यहां से देखिए ध्यान से जरा सा, यहां से कोई पार्टिकल है स्टेट पाथ पे, कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट स्टेट पाथ पे मूव करता हुआ यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। ये इसको जाना है यहाँ पे, ये अपने होम, ये अपने घर पे जाना है इसको, और ये जो आदमी है ये यहां तक पहुंचा हुआ, ये मैन कहां से स्टार्ट किया था, वो से स्टार्ट करके वो इस पॉइंट तक पहुंचा हुआ है। मोशन कहां तक हुआ है, मोशन जहां पे मैन है वहीं तक मोशन हुआ है ना, इसलिए यहीं तक मोशन के पैरामीटर्स को आपको सोचना पड़ेगा। यहीं तक आपको ये मोशन के पैरामीटर्स को कंसीडर यहीं तक करना है कि मोशन का पैरामीटर्स कौन कौन सा है, वो यहीं तक होगा ना, सिर्फ ये तक होगा। देखिए ओ से यहां तक मान लीजिए P है और इधर Q पॉइंट है, P तक ही मोशन हुआ है। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मोशन जो हुआ है एक स्ट्रेट पाथ पे हुआ है, इसलिए यहां पर ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, इससे शॉर्टेस्ट कोई लेंथ हो नहीं सकता है पाथ का, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना। और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड भी आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब कहना है कि ये पार्टिकल मान लीजिए यहां से यहां पे पहुंचा है, डिस्प्लेसमेंट यहीं तक होगा। अब क्या है कि ये यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। अब बताइए इसका होम, इसका घर तो इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो डायरेक्शन तो है उसमें, डायरेक्शन तो शो कर रहा है कि हाँ अपने घर के डायरेक्शन में ही जा रहा है वो, लेकिन वहां तक घर तक पहुंचा नहीं है, बीच में ही कहीं पे है और वहां से वो रिटर्न होने लगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। फाइनल पोजीशन तो इसका इधर नहीं है, लेकिन ये जो फाइनल पोजीशन जो आपको मेजर करना है, ये फाइनल पोजीशन होगा इसका, जहां तक मोशन हुआ है वहां में फाइनल पोजीशन को डिसाइड करना है। जब हम स्टार्टिंग से चल करके फाइनल पोजीशन की ओर हमने गया तो फाइनल पोजीशन यहां से 5 मीटर है, 5 मीटर तक गया और वहां से रिटर्न होने लगा, ठीक है। जब आप यहां से रिटर्न होने लगते हैं, मान लीजिए यहां तक आप 3 मीटर रिटर्न हो गए हैं, 3 मीटर आप रिटर्न होकर आ गए यहां, ठीक ना। आप रिटर्न नहीं होते, सीधे स्ट्रेट पाथ पे जाते रहते और रिटर्न नहीं होते, तो आप क्या कहते कि सर डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल भी है, हम रिटर्न नहीं हो रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट, ये जो मैन है ये रिटर्न नहीं हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है। स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव करते जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों बराबर होता है। अगर वो रिटर्न होने लगा तब क्या होगा, इस पे जरा सा ध्यान देना है। जब ये रिटर्न होने लगा ये पार्टिकल, ये मैन, तो यहां पे आ गया मान लीजिए, अब इसका फाइनल पोजीशन कौन हो गया, उस आदमी का, उस मैन का फाइनल पोजीशन ये हो गया, और वो रिटर्न कितना आया है, 3 मीटर रिटर्न आया है। सवाल है डायरेक्शन की बात अगर करें तो स्टार्टिंग पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में ही है वो, कहीं भी वो उधर मूव कर रहा है या रिटर्न आ रहा है उसी डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव तो होगा, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही होगा। आइए डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट में जो नंबर होगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बोलेंगे कि सर 5 मीटर या 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन तो ईस्ट ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, जरा देखिए क्या होगा, इस पे विचार करना। तो अभी तो फाइनल पोजीशन इसका ये है, डिस्टेंस ट्रेवल अब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल को कहा जाता है ना, कितना लेंथ ऑफ पाथ को ये ट्रेवल हुआ है, कितना लेंथ ऑफ पाथ को फॉलो किया है, 5 मीटर जाने में और फिर इधर रिटर्न आने में, है ना, P से R। तो डिस्टेंस ट्रेवल की बात कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर होगा। समझ रहे हैं सभी लोग। अब बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कहा गया यहां से ये गया है फाइनल पोजीशन, अब इसका, इस आदमी का, इस मैन का फाइनल पोजीशन यहां पे है ना, ये जितना इधर रिटर्न होने लगा है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड घटने लगा है,
ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक ना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल होगा 8 मीटर। ठीक, कोई डाउट नहीं है, यहां तक हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होने लगता है तो उस समय में रिटर्निंग के सिचुएशन में अगर स्टेट पाथ में मूव कर रहा है, सेम पोजीशन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर होता है। लेकिन जब वो रिटर्न होने लगता है वो ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगता है और डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज करने लगता है। डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा इंक्रीज करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने होता है, डिक्रीज करने लगता है, डिस्प्लेसमेंट वहां डिक्रीज करने लगता है। ये सभी लोगों को आ गया होगा समझ में? कोई ये बात समझ में आ रही है ना? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होने लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होने लगेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगता है और डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज करने लगता है। कब होता है ऐसा? जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होने लगता है। रिटर्निंग के केस में ऐसा होता है, अगर वो स्टेट पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा वो इंक्रीज करता है। डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल भी होता है। अगर स्टेट पाथ में मूव करता जा रहा है वो आगे की ओर, तो दोनों बराबर होता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होने लगता है तो इस टाइप से होता है, पड़े हुए। तो कहा गया कि इसमें हम ग्राफ को कैसे दिखाएंगे? ग्राफ अगर आप दिखाना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां से गया, यहां से रिटर्न आ गया, यहां तक आ गया, इनिशियल पोजीशन पे आ गया। जब वो इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यहां से स्टार्ट किया था इनिशियल से, और ये फाइनल पोजीशन आपको इसका ये हो जाएगा। तो 5 मीटर गया और 5 मीटर रिटर्न आ गया, तो वो पोजीशन पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूं कि बताइए मुझे वो में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या कहिएगा? 5 - 5 0 हो जाएगा ना। तो इस वो पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। यानी क्या हुआ, एक बार ये गया यहां, तो उसके लिए ग्राफ आपको दिखाना होगा। यहां फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, फाइनल पे पहुंचने में पहली बार इसको T1 टाइम लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा ही होगा उसके जाने में। ठीक, फिर ये यहां से रिटर्न आ गया, फिर O पे, फिर से O पे रिटर्न आ गया। वैसा ये याद रखिएगा, ये बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा ये डिस्प्लेसमेंट की बातें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, सर्कुलर मोशन में भी फिर से डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बातें होगी। तो जरा ध्यान रखिए, कंसेप्ट यही रहेगा। क्या करना है, एक बार जब ये यहां से गया तो पॉजिटिव, यहां से यहां तक T1 टाइम लगाए, यहां तक पहुंचने में ये T1 टाइम लगा, और जब यहां से ये रिटर्न आ गया है वो पे, यहां तक पहुंचने में इसको T2 टाइम लग गया। T2 टाइम पे क्या हुआ, फिर फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन ये बताइए, ये कर्व जो है, ये कर्व क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के लंब है ना। ये कर्व जो मैंने बनाया है ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लंब है, ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों केस में, दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या, तो अब क्या होगा, तो ये इनिशियल से पीछे की ओर मूव करेगा। जब ये इधर जा रहा है तो इधर जाने पर तो ये फाइनल इसका पोजीशन इधर है, और ये जा रहा है इधर, अब इसका फाइनल इधर हो गया। यानी ये जाना था उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन के अपोजिट हो गया ये, यानी ये ऐसे जाएगा, ऐसे डिस्प्लेस होगा। देखिए ऐसे, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में चला गया। निगेटिव में, तो निगेटिव में जाने के लिए इसने टाइम कितना लिया, T3 टाइम। यहां तक पहुंचने में इसको टाइम T3 लगा है, कुछ टाइम तो लगा ही होगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक ना, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इधर में जाने पर क्या हो रहा है, यहां से फिर से, यहां तो 0 हो गया था, फिर यहां से जरा देखिए स्टेट पाथ पे मूव कर रहा है, अभी रिटर्न नहीं हो रहा है, स्टेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो फिर से डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए जैसे ही रिटर्निंग का सिचुएशन आएगा, एट रिटर्निंग सिचुएशन,
इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्पेशल केस है। एट रिटर्निंग सिचुएशन में ऐसा होता है, जब रिटर्निंग सिचुएशन होता है तभी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगता है और डिस्टेंस लेवल तो हमेशा इंक्रीज करता ही रहता है। देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी रिटर्निंग सिचुएशन आएगा किसी ऑब्जेक्ट का तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगेगा और डिस्टेंस लेवल तो हमेशा इंक्रीज करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब डिक्रीज करता है ये ध्यान देना, जब रिटर्निंग सिचुएशन आएगा तभी हो सकता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो हमेशा, कोई डाउट है? ठीक, तो ये डिक्रीज करता है। अब ये यहां से इधर गया तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसके लिए ग्राफ कैसे बना, यहाँ पे अब ये यहां से क्या होगा, फिर से ये यहां से रिटर्न आ गया, यहाँ फिर से वो पोजीशन पे आ गया, T4 टाइम पे, देखिए T4 टाइम पे ये पहुंच गया, देख रहे हैं, T4 टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, है ना। तो क्या देखा आपने, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव है। मैंने बताया ना कि इस इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड में राइट साइड में कहीं भी रहेगा, वो जा रहा हो या रिटर्न हो रहा हो तो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, और लेफ्ट साइड में जब होगा तो वहां पे निगेटिव होगा। देखिए ग्राफ उसका कैसा बनेगा ये मेन मैटर है, मेन मैटर है कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपने बनाया कैसे होगा, एक चीज ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पे, जब ये यहाँ से स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड पे सोचना शुरू करो, मैग्नीट्यूड भी इसका इंक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब यहाँ से रिटर्न होने लगा है, रिटर्न जब होने लगा है तो डिस्टेंस लेवल तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, है ना। ये 3 मीटर रिटर्न आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2 मीटर हो जाता है ना, जानता था पहले से, ठीक है, ये डिक्रीज करता रहता और सेम पाथ पे जाने पे डिक्रीज करता रहता है। समझ गए इस पॉइंट को? आइए हम लोग चलेंगे अब वेलोसिटी में। वेलोसिटी फोर्थ पैरामीटर है, मोशन का फोर्थ पैरामीटर है, मोशन का फोर्थ पैरामीटर पे चल रहा है। इसे कोई को नोट भी करना है, इसको सभी लोग नोट कर लिए ना, या नोट करना चाहते हैं जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट टाइम है। At returning situation, displacement decreases. या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए आज वेलोसिटी पढ़ेंगे और वेलोसिटी में बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट मेन है। आइए अब डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का न्यू सिचुएशन क्या क्रिएट होगा उसमें, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। कोई बात छूटेगा तो बोलिएगा, मैं फोटो भेज दूंगा। क्या ले लो उस मोबाइल से, इस मोबाइल से। जल्दी जल्दी ग्राफ का मेन ध्यान देना है, मेन ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, कब ये पॉजिटिव निगेटिव होता है और कैसे कब इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ से यहाँ तक में जरा मुझे बताइए, यहाँ से ऐसे, है ना,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए क्या होता है, हमें पी एफ माइनस वी आई निकालना है। वी एफ माइनस वी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसको अपोजिट किए हैं, किसको निगेटिव कर दिए, वी आई को ना। वी आई का निगेटिव डायरेक्शन किधर होगा, ये जो इधर है इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, कर दिया आप ऐसा। निगेटिव करने के बाद आप क्या कीजिएगा, अब इस वी एफ को मैं इसके हेड पे शिफ्ट कर दूंगा। जो वी एफ है कहाँ, यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में है उधर ही रहेगा। पैरेलल तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना। देखिए पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हो गया इसका वी एफ। क्या काम किया वो समझ में आया आपको, मैंने क्या किया यहाँ, ये ध्यान रखना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, ठीक। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, पहले वी आई को यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, इसको इसके पहले माइनस है, वी आई के पहले माइनस है ना, तो वी आई को हमने निगेटिव कर दिया, यहाँ निगेटिव कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अब इस वी एफ को मैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हो गया ना आपका वी आई। देखिए वी आई और वी एफ मिल गया, वी आई और वी एफ वेक्टर में यही ना पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को जरा सा याद कीजिए, उसमें ये पढ़े थे ना, वी आई और ये वी एफ है, तो इसका वी एफ माइनस वी आई निकालना है ना हमको। क्या करें, जो वी एफ माइनस वी आई होगा तो इस फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दीजिए, है ना, फ्री टेल है, यहाँ से इस हेड को मिला दीजिए। ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको वी एफ माइनस वी आई। देख लीजिए वी एफ माइनस वी आई किधर आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, कार गया किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, फिर साउथ डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, लेकिन इसके चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, कोई और डायरेक्शन में आ रहा है। इस दोनों में से किसी एक में नहीं आ रहा है, किसी में भी इसका डायरेक्शन नहीं आ रहा है, किसी दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए कार पे जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलेरेशन कहते हैं, यानी एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, देख रहे हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलेरेशन लग रहा है, उस पे एक्सेलेरेशन जो होगा उस बॉडी पे वही से डायरेक्शन में होगा। देखिए तो अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वी आई और वी एफ के बीच में कितना है, क्या कहिएगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। आइए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो डिफरेंट है, तो रूट अंडर वेक्टर में जो पड़े हुए हैं वही ना अप्लाई कीजिएगा, वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई कॉस थीटा, ये वेक्टर का फॉर्मूला है। तो यानी वी एफ कितना है, वी एफ है 10 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 रूट 3 इंटू 10 कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। देखिए वी एफ और वी आई के बीच कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री होगा। अब ये क्या होगा, ये तो 300 हो जाएगा, 300 और ये 100 होगा, माइनस कॉस 90 के वजह से 0 हो जाता है, यह का सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेगा, रूट अंडर 400, यानी आपको आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। हमें एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आइए इसको यूज करते हैं, कैसे लिखिएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना आया है, 20, और बताइए टाइम इंटरवल कितना लिखिएगा, कितने सेकंड के बाद ये टर्न हो रहा है, 5 सेकंड के बाद।
तो 5 से आप इसमें टाइम इंटरवल कितना होगा 5 होगा 5 सेकंड 5 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 4 आएगा यानी एक्सेलेरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। आप एक सर इसका एंगल बताइए और डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन का नाम क्या होगा। तो ये यहाँ पे आइए वेक्टर तो पढ़े हुए हैं यही ना रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है अल्फा बनाएगा तो tan अल्फा लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर कौन है BF है और बेस कौन है BI है ना। तो लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू BF अपॉन BI। BF कितना है 10√3 है और BI है 10 10 से 10 कैंसिल आगे कितना √3 यानी कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का। ये अल्फा कितना डिग्री आया 60 डिग्री। अब इसका नाम बताना है डायरेक्शन का नाम क्या होगा इसके डायरेक्शन का नेम क्या होगा जरा सोचिए डायरेक्शन का नाम क्या होगा ना 60 डिग्री है तो क्या बोलेंगे किसके साथ एंगल बना रहा है ईस्ट डायरेक्शन के साथ ईस्ट के साथ क्या नाम बोलेंगे साउथ ऑफ ईस्ट जिसके साथ एंगल बनाता है वो बाद में है ना। साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में इतने एक्सेलरेशन इतना इसका एवरेज एक्सेलरेशन होगा साउथ ऑफ नॉर्थ साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका 4 मीटर स्क्वायर एट 60 डिग्री इन साउथ ऑफ ईस्ट साउथ ऑफ क्या होगा ईस्ट डायरेक्शन होगा साउथ ऑफ ईस्ट यही आंसर होगा। एवरेज एक्सेलरेशन आ गया सभी लोगों को समझ में या कोई को कहीं डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे पूछिए। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ मेन रोड इसका चेंज इन वेलोसिटी का ही है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैंने दिया है। कहीं भी कोई को डाउट हो तो पूछिए मुझसे नहीं तो नोट कीजिए। हाँ ऋतिक ऋतिक कोई डाउट है बोलिए। हेलो अदित कोई डाउट है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा देखिए आप चले जाइए वेक्टर में जाइए वेक्टर में तो वेक्टर में आपको याद आ जाएगा क्या आप जब लिखे थे तो वहां पर क्या था tan अल्फा इक्वल टू क्या था नेगेटिव लेने के बाद भी अल्फा जिसके साथ यूज हुआ है जैसे 90 डिग्री यूज होने के कारण वो VF बाई VI ही आ जा रहा है। जैसा वेक्टर में जाकर वहां देखिएगा ओनली VF बाई VI हो जाता है ना। इसका तो फॉर्मूला बहुत बड़ा ना आया था cos 90 डिग्री देखिए यहाँ पे sin 90 डिग्री आ रहा है तो इसलिए वो माइनस कैंसिल हो जाता है। ऋतिक कोई डाउट है हाँ हाँ तो कोई जैसे पहले क्वेश्चन है ना पहले किधर जा रहा है देखिए लैंग्वेज को पहले वेस्ट डायरेक्शन में गया उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये किधर टर्न हो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। तो पहले तो अपना इनिशियल जैसे इधर की ओर गया वेस्ट में फिर साउथ में चला गया ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी हमको मिलेगा कैसे ये सोचना पड़ेगा
ये तो आप वेक्टर में पढ़े ही हैं, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेक्टर क्वांटिटी निकालना जानते हैं आप, वही चेंजिंग वेलोसिटी निकाला गया। चेंजिंग वेलोसिटी के लिए क्या किया जाता है फिगर में ऐसा जो देखिए ना वी एफ माइनस वी आई लिखिए और देखिए किसके पहले माइनस है, जिसके पहले माइनस होगा उसको आपको निगेटिव करना पड़ेगा। दूसरा वेक्टर को निगेटिव कीजिए और पहले वाले को उसके हेड पे शिफ्ट कर दीजिए। और बाकी तो ये वेक्टर का फॉर्मूला है। कह रहे थे हाँ 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 ठीक, निगेटिव किया गया है, देखिए ना माइनस इसलिए निगेटिव किया तो निगेटिव जब भी डायरेक्शन करना होता है तो अपोजिट कर देते हैं, या अपोजिट के बदले निगेटिव लिखा जाता है। निगेटिव का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। और कोई को कहीं डाउट? वेक्टर का हेल्प ले लीजिएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो आइए पकड़िए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, कैसे, इसको कैसे लिखेगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कर दीजिए। 1 आवर स्क्वायर। अच्छा अच्छा। देखिए जब किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है क्वेश्चन में, जब किलोमीटर पर आवर है तो फिर आप अगर मीटर पर सेकंड में जाना चाहिएगा तो इसकी यूनिट को, इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वैल्यू को चेंज करने में कैसे होता है, कैसे चेंज कीजिएगा जानते हैं ना। अगर आपका 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको कैसे लिखिएगा, 10 इंटू 1000। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। और आवर है तो आवर को कितना लिखिएगा, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600। 3600 सेकंड हो जाता है। अब इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 5 से काटिए, हाँ 2 से काटिए, 2 से ऊपर 5 होगा और नीचे में क्या होगा, 18 हो जाएगा। यानी ये आया आपका कितना, 50 50/18 आ गया। कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होगा, कितना मीटर पर सेकेंड होगा। तो फिर इसके इधर में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजिंग आ जाएगा। तो हर चीज आप समझ रहे हैं, इसमें हमको क्या करना चाहिए, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। यहाँ चेंज करना भाई, जैसे यूनिट को चेंज करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, है ना। तो जब इस टाइप से बन गया है, नहीं तो यहाँ पर फिर हमको वैल्यू चेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को में ही इसको चेंज कर देता हूँ, मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ, 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये 5 सेकेंड के बाद है, यहाँ पर इतना मीटर पर सेकेंड में लिख देता हूँ, तो आपका यहाँ पर आंसर भी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। आगे की ओर ध्यान रखिएगा कि जब किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में आप बदल नहीं सकते हैं, अभी बदल कर दिखा दिया मैं। तो इन सबको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। और कोई को कहीं डाउट हो कोई इसमें?
ऋतिक, कोई डाउट है? क्या ऋतिक? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो साक्षी। साक्षी, इसमें कहीं डाउट है? ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो जाने पर बोल दीजिएगा। हाँ, ठीक। ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पे दिन भर घर से आप बना लीजिएगा, ताकि ये भी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। देखिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। A man moves with velocity 5 meter per second towards south. Towards south. After 5 seconds, he turns towards east with velocity 5 to 3 meter per second. Find average acceleration of man. उस मैन का एवरेज एक्सेलेरेशन बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको अगले दिन बताइएगा क्या आंसर आया है। हो गया।
मेन इसमें फिगर को दिखाना होगा, फिगर ड्रॉ करना मेन है इसमें। आगे कैलकुलेशन तो हर कोई से हो जाता है, फिगर को सही से दिखाना है, डायरेक्शन का नाम सही से लिखना है। कल पूछूंगा मैं। आइए अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या होता है, आप जानते हैं। रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट को कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंट भी आप जानते हैं 0.00001 सेकंड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको डिफाइन क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। जब एवरेज एक्सेलरेशन एक इंस्टेंट पे होता है तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज defined as average acceleration at an instant में क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इसी को लिखा जाता है। तो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस acceleration equal to limit delta tends to zero delta v upon delta t equal to dv upon dt। ये तो रहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम लोग ग्राफ में कैसे शो करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। यहाँ पे थीटा होता है, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये इंस्टेंटेनियस होता है अंडर हीटिंग ग्राफ। अंडर हीटिंग ग्राफ V और T के बीच के ग्राफ में जब आप टेंजेंट को ड्रा करते हैं आपको इंस्टेंटेनियस मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। जल्दी से 2 मिनट में नोट कीजिए इसको, और इस पे बेस्ट कंसेप्ट इसके बाद वाला है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बेस्ट कंसेप्ट अब आने वाला है। देखिए क्या होता है, बेस्ट कंसेप्ट इस पे क्या होता है इसको देखिए। ये तो सिंपल है, यानी जब भी हमें इक्वेशन दे देगा, कोई इक्वेशन दे दे और कहे वेलोसिटी का इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसका एक्सेलरेशन निकालिए, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज निकालने से इसका हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ग्राफ रहेगा तो टेंजेंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा तब।
एक चीज जानते हैं, यहाँ पे जरा सा देखिए, ये मार्केरो पॉइंट जरा ध्यान दीजिए। जैसे आप जानते हैं ना कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt होता है ना। ये तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। अब इस v की जगह पे मैं ds बाई dt रखता हूँ, ds वेक्टर अपॉन dt होगा। तो ये क्या हो जाएगा जानते हैं, इसको लिखा जाएगा डी स्क्वायर वेक्टर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक ना। तो एक्सीलरेशन के बदले कहीं कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव भी दिया हुआ देखिएगा, ये से लिखा रहता है, या तो एक्सप्रेशन ये लिखा रहेगा और नहीं तो ये लिखा जाएगा। ये कहाँ से आया कैसे आया ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। यानी एक्सेलेरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कन्वर्ट करने पे क्या हो जाता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है। बहुत जगह पे आगे तो मिलेगा ये आपको लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। नोट हो गया, क्या जैसे आप जानते हैं ना वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v और यूनिट वेक्टर n, या हाँ ये तो डायरेक्शन शो करता है ना, हम यूनिट वेक्टर v लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर v लिख सकते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी में पढ़े हुए हैं। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा ना, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हमने यहाँ कैप भी लिखा हूं, देखिए कैप भी ये लिखा गया है, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे वेक्टर भी है। तो आइए इंस्टैंटेनियस एक्सेशन में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। जैसे एक्सेशन में वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, dv वेक्टर बाई dt होता है, सही होता है ना। अब v के जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ, इस साइड वाले को रख सकता हूँ ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आ जाएगा। dv बाई dt मैंने लिखा है, ये तो जरा देखिए इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, मल्टीप्लाई का। और जब मल्टीप्लाई का रिलेशन रखने पर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जब डिफरेंशिएशन को याद कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या समझाया गया था, उसमें यही ना बताया गया था जैसे जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे y बराबर u इंटू v था, तो dy बाई डी टी डी u इंटू v बाई डी टी कितने थे, आप क्या कर लेते पहले वाले को बाहर d इंटू dv बाई डी टी प्लस v डी बाई डी टी, ये फॉर्मूला था ना। देख रहे क्या हो रहा है,
फर्स्ट को पहले कांस्टेंट रखा गया, यू को बाहर किया गया, dv बाई dt लिखा गया, v को चेंज किया जा रहा है। इसी फॉर्मूला पे मैं इसको सेट करने वाला हूं। और फिर क्या किया गया, v को कांस्टेंट रखा गया, बाहर किया गया, और फिर u को चेंज कर रहा है। यही काम करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, तो ये इसको बाहर लिखिएगा, v को पहले बाहर, v को बाहर, और d यूनिट वेक्टर v बाई dt होगा, प्लस अब किसको बाहर, डायरेक्शन को, यूनिट v को बाहर करेंगे और मैग्नीट्यूड को अंदर रखेंगे, dv बाई dt हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, या कोई को कहीं डाउट हो तो पूछिए कि सर आपने ऐसा स्टेप क्यों लिख दिया, या समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये है ये, यानी कोई भी देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी एक्सेलेरेशन आता है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलेरेशन आता है। तो एक्सेलेरेशन तो दोनों किसी सिचुएशन में आ रहा है ना। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं ना। अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा है तो भी उसमें एक्सेलेरेशन है, और स्पीड नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तब अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो क्या है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। कभी आप देखिए कि कोई गाड़ी एक सर्कुलर पाथ पे कोई घुमा रहा है तो क्या स्पीड चेंज करते हुए घुमा लेगा, ये नहीं घुमा सकता है ना, नहीं घुमा पाएगा वो। तो स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट रखेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज कर लेगा वो, हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज करते जाता है। इस टाइप से चेंज करता है ना डायरेक्शन। देखिए ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो या तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन को फिक्स रखेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट रखेगा। ये ना काम हो रहा है यहाँ। देखिए मैग्नीट्यूड को पहले कांस्टेंट रखा और डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब किस पाथ पे घूम रहा है वो, सर्कुलर पाथ पे। तो उसमें एक्सेलेरेशन है कि नहीं, एक्सेलेरेशन है। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना उसका, तो इसमें एक्सेलेरेशन है। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे ही मूव कर रहा है और वहां पे वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रखा है और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो क्या होगा, तो भी एक्सेलेरेशन उसके अंदर आएगा। यानी दो एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन दो टाइप का हो जाएगा, है ना। देखिए, और ये एक्सेलेरेशन क्या होगा उसका, ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा वेक्टर ए। वेक्टर ए जो होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। अब जरा सोचिए, यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये किस में हो सकता है, ये स्ट्रेट पाथ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये सर्कुलर पाथ पे हो सकता है। सर्कुलर पाथ पे जब हम कोई मान लीजिए कि कोई पत्थर को बांध लिए धागे से और उसको ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे नचाते हैं ना, ऐसे जब हम नचाते हैं तो क्या होता है उसे में, यार ये बात सोचिए, उसका फोर्स जिसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके अलाउंग चेंज होता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर एक पत्थर को आपने पकड़ बांध लिया है और यहाँ से आप अपने हाथ से नचा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या इसके टेंजेंट के अलाउंग चेंज होता है, इसके टेंजेंट के अलाउंग इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और डायरेक्शन किसके अलाउंग चेंज होता है, इसके अलाउंग। देखिए सेंटर की ओर डायरेक्शन चेंज होता है, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर चेंज हो रहा है कि नहीं, जरा ये बात देखिए, सेंटर की ओर चेंज हो रहा है। यहाँ की बात कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्शन से किधर हो जाएगा, इधर ना हो जाएगा। देखिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, फिर इधर की ओर इसका क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। फिर से इसका मैग्नीट्यूड यहाँ कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया मैग्नीट्यूड। जब आप ऐसे नचाते हैं जरा सोचिए कि उसका स्पीड किधर बढ़ता है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज होता रहता है, इसके टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है।
और डायरेक्शन चेंज होता है उसके सेंटर की ओर। इस जो सेंटर की ओर चेंज होता है ना, इसको कौन सा कहते हैं? इसको नॉर्मल एक्सेलेरेशन कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलेरेशन कहते हैं। और जो टेंजेंट के लॉन्ग चेंज होता है ना, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहा जाता है। देखिए एक्सेलेरेशन दो टाइप का आ गया ना, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होता है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन हम किसको कहते हैं? जब सेंटर की ओर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, सेंटर की ओर डायरेक्शन चेंज होता है। और टेंजेंट के लॉन्ग क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। टेंजेंट के लॉन्ग मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इसलिए उसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहा जाता है। और सेंटर की ओर उसका ये डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए उसको नॉर्मल एक्सेलेरेशन कहा जाता है। तो दो टाइप का एक्सेलेरेशन आ गया है यहाँ पे। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और नॉर्मल एक्सेलेरेशन आ गया है यहाँ। तो इसको कहा जाएगा कि ये क्या होगा? देखिए वेक्टर ए बराबर होगा, ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन, इसके बदले लिखेंगे हम नॉर्मल एक्सेलेरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। ये देखिए ये फॉर्मूला निकल कर क्या है? ये जो ये है, ये कौन सा एक्सेलेरेशन है? रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है। देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? जो सेंटर की ओर और एक्सेलरेशन होता है ना, सेंटर की ओर, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन होता है, जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है उसमें एक्सेलरेशन तो आता है, स्पीड तो उसका बढ़ता है। फैन का स्पीड देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में धीरे रहता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेता है। तो कैसे पकड़ा? स्पीड उसका इंक्रीज तो कर रहा है ना, यानी उसमें एक्सेलेरेशन तो है, तो एक्सेलेरेशन है, यानी उसमें दो तरह का एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल भी है और नॉर्मल भी है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलेरेशन। देखिए कोई भी क्वेश्चन ये थोड़ा नया है आप लोग के लिए, तो नया आएगा तो परेशान नहीं होंगे, हम आसानी से आप धीरे धीरे तो समझ रहे हैं ना, आज थोड़ी कर रहे हैं। टेंजेंशियल देखिए क्या है, फर्स्ट डायग्राम तो ये है आपका, इसी का यहाँ लिखा गया है। सेकंड डायग्राम जो यहाँ बनाया गया है, इसी के बाद ये वाला डायग्राम बनाना है। 3 नंबर में यही है, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड और थर्ड। थर्ड इसलिए बनाया गया है कि आपको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, क्या सेंटर की ओर होगा कि नहीं। देखिए दो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी का यहाँ पर, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन। इस दोनों डायरेक्शन का चेंज को हम बता रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज कैसे पता चलेगा? ऐसे ना वेक्टर में पढ़े हुए हैं, कैसे दिखाएंगे? क्या डी और इसको अपोजिट कर दिए। देखिए तो यहाँ का वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है यही ना मैं बनाया हूँ यहाँ। पहला कौन है? बी डैश। बी डैश ऐसे है, देखिए तो ये दोनों पैरेलल है ना, इस पे हम इसके हेड को से टेल को सेट कर दिए, तो इसको निगेटिव करना है, इसका निगेटिव किधर होगा? नीचे की। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। बस यही डायग्राम ये शो करता है। तो देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन है, ये और ये का दोनों का सेट पैरेलल है ना, इस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो रहा है? सेंटर की ओर हो रहा है। यही प्रूफ करने के लिए हम आपको ये बनाए हैं इस डायग्राम को। समझ गए? देखिए हाँ ठीक है, तो इसीलिए बनाया गया। और ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बता रहा है कि रेडियस जब आप बढ़ाते हैं तो कर्वेचर बढ़ता है, रेडियस घटाते हैं तो कर्वेचर घटता है। चलिए लिखा हुआ हो गया तो बोल दीजिए, लिखा हुआ लिख लिए क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग सही है, स्पीड है, हम लोग का स्पीड सही है, ऐसे सिर्फ कंटिन्यू रहना चाहिए, सब समाप्त होगा और स्ट्रांगली कंप्लीट होगा। फिर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, यही होता है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर। देखिए अभी हम लोग लिखे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt लिखे हैं ना, अभी पढ़े हैं आप। तो हमें तो क्या ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ये वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, ये भी क्या मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो dv इक्वल टू at इंटू dt, ऐसे लिख सकता हूँ ना। स्मॉल वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इतना d लगा हुआ ना, d है, at dt है। देखिए at dt क्या करें हम, इसमें लिमिट कैसे रखें, जब ये टाइम जीरो रहा होगा, dt ना वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, टाइम, क्योंकि जिसके साथ d लगा हुआ है। तो टाइम वेरिएबल लिमिट किसमें चलेगा, टाइम में चलेगा ना। तो टाइम में क्या होगा, यहाँ मान लीजिए जीरो टाइम है, तो जीरो टाइम पे वेलोसिटी कुछ होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी बोला था, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ जो आपका v लिखे हुए हैं, ये कौन सा वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाऊंगा उस समय में, फाइनल वेलोसिटी। और ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, स्टार्टिंग, जहां से हम टाइम जीरो होता है, जब हम गाड़ी पे यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी हम गाड़ी मूव भी नहीं कराए हैं, तो कुछ तो वेलोसिटी होगा उसका। वेलोसिटी क्या होगा उसका, जीरो, यानी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब टाइम जीरो होता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी को क्या होगा, u होगा। जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। देखिए कैसे लिमिट लगा हूं मैं यहाँ। अब क्या होगा, इस dv का फिर देखिए इस dv का क्या होगा, इस dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v होगा। देखिए v, और यहाँ पे कौन, at क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो आपका इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए आता है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। देखिए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये सब तीनों इक्वेशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता है, हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन रहेगा पूरे मोशन के ड्यूरेशन। मोशन के ड्यूरिंग हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, एक ही टाइप का एक्सेलरेशन रहता है, इतना याद रखिएगा, मार्केबल पॉइंट। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालें, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालें, फिर इंटीग्रेट किसको कीजिएगा, जो वेरिएबल है, ध्यान में dt होगा। अच्छा यहाँ पर तो dv है, ये तो आपका वेरी करेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, u होगा, और ये v है तो v ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, बहुत बार हम लोग इसको पढ़े हैं। अब देखिए क्या होगा, इसके आगे स्टेप, इस dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, v, यहाँ पे लोअर लिमिट u होगा और अपर लिमिट v होगा। अब यहाँ पे at क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, dt का क्या होगा, t होगा। लिमिट कहां से कहां रखेगा, 0 से t तक पे रखेगा ना। चलिए इस पॉइंट पे कौन रखेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u होगा।
फिर इधर ये पर भी को हम रख दिए इस भी की जगह, फिर इस लोअर लिमिट को रख दिए भी की जगह, फिर इधर में ये टी और ये टी है। जरा सा एक बात देखिए, यहाँ पे डी टी है ना, हाँ टी ही रहेगा, बिल्कुल टी, टी माइनस जीरो हो। देखिए एक बार अपर लिमिट रखे फिर लोअर लिमिट रखे, ये जो आपका v माइनस यू रहेगा, लेकिन इधर में एटी इंटू टी हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो v बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए, u इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, u प्लस एटी इंटू टी हो जाता है। क्या ये प्रूफ हो गया, v बराबर u प्लस एटी होता है? समझ गए? जब कोई पार्टिकल u इनिशियल वेलोसिटी से और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए से मूव करना स्टार्ट करता है, एक्सेलेरेशन के साथ मूव करता है, एक्सेलेरेशन होता है उसमें, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहता है उसका स्पीड, तो वो कहलाता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप यही अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू u प्लस एटी अप्लाई किया जाता है, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कब अप्लाई कीजिएगा, जब उसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलेरेशन दिया हो, टाइम दिया हो, इस चारों में से कोई भी एक थ्री दिया हो तो फोर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और कहे टाइम भी दिया, कहे कि एक्सेलेरेशन बताइए, ये एक्सेलेरेशन क्या होगा ये बताइए मुझे। कोई गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे दिया और टाइम भी दे दिया और एक्सेलेरेशन आपसे पूछ रहा है, इस इक्वेशन को और कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा जिससे तो मिलेगा, तो क्या कीजिएगा, v माइनस यू कीजिएगा ना, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू हो गया। देख लेना इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और टाइम। इसमें से कोई थ्री गिवन होगा, फोर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कभी कब यूज कीजिएगा इसका, जब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन गिवन होगा तभी हम, या टाइम गिवन होगा, कोई भी तीन गिवन होगा ना, तभी हम इसका इस इक्वेशन का यूज करेंगे, नहीं तो इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। इस इक्वेशन का यूज हम किस कब कर सकते हैं, जब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया रहे। देखिए मैं जानता हूं कि पूरे डिटेल में मैं चलूंगा, है ना, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, टाइम लगेगा, तो टाइम मैं दे रहा हूँ, डेली टाइम दे रहा हूँ आपको, फिर अगले सैटरडे संडे से भी मैं आपको इंगेज करने वाला हूँ। तो इससे परेशान नहीं होगा कि सिलेबस कब का समाप्त होगा, सिलेबस मैं कह रहा हूँ फरवरी लास्ट में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक मैकेनिक्स में जाएंगे, मैकेनिक्स में जाएंगे तब तक कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में समाप्त हो जाएगा। कौन बचेगा उसके बाद, सिंपल हार्मोनिक मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स बस, तो वो बस एक महीने में समाप्त होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना। देखिए मैं कितना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, डेली क्लास देने के बाद भी मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, लगेगा बड़ा है,
पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जब पढ़िएगा, पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब कुछ करना है तब तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और दे भी रहे हैं, अच्छा भी हो रहा है, होगा अच्छा, तो परेशान नहीं होना है। चलिए देखिए साक्षी, इसको नोट कर लिए? ठीक है, चलिए आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे जल्दी से। क्या हो सकता है आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग का इस पार्ट का है ये, इसलिए करना पड़ेगा, इसको छोड़ना सही नहीं होगा। इसी पे बेस तो क्वेश्चन सोल्व करना है सारे चैप्टर का, आगे आने वाला सारे चैप्टर में इसका यूज होगा, इसके बिना नहीं समझ में आएगा। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्या है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक ना? आप लोगों से बताइए मुझे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक, हाँ, s इज इक्वल टू ut प्लस v स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at t स्क्वायर। देखिए at कौन होता है? टेंजेंशियल एक्सेशन होता है at, याद रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेशन होता है, ऐसे तो कोई भी बोलता है, लेकिन वो ध्यान रखना है कौन सा एक्सेशन होता है। तो at टेंजेंशियल एक्सेशन है, लेकिन एक्सेशन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, पूरे मोशन के ड्यूरेशन सेम एक्सेशन रहता है, एक्सेशन रहता जरूर है लेकिन कांस्टेंट एक्सेशन के लिए ये इक्वेशन है, वेरिएबल एक्सेशन के लिए नहीं है ये। तो आइए अब इसको हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें? देखिए कैसे प्रूव करता हूं मैं। आप जानते हैं ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखिए ये क्या है? स्पीड ना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt, ds अपॉन dt होता है। देखिए स्पीड की अगर मैं पूछूं आपके से स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बोलते हैं ना, वही तो आया, डिस्टेंस ट्रेवल से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इससे मैं क्या, मैं से ds इक्वल टू ये dt मैं लिख सकता हूं इसको, तो आप क्या कीजिएगा? इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, इसमें v का वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुटिंग v इक्वल टू u प्लस at। देखिए इसको मैं v की जगह पे रखने वाला हूं, तो क्या होगा? ऐसा यहाँ पे ds रहेगा, फिर सिंबल देंगे u प्लस at t, ये तो टेंजेंशियल एक्सेशन है ना, dt आएगा, ये लिखेंगे। देखिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे बताइए मुझे वेरिएबल कौन है इसमें, इस इक्वेशन में पूछ रहा हूं आपसे, वेरिएबल कौन है? इधर राइट साइड में साक्षी कौन वेरिएबल है? ऋतिक, ऋतिक किस साइड में कौन वेरिएबल है? वेरिएबल कौन है इधर में बताइए? कौन है ऋतिक? टी, क्यों होगा टी वेरिएबल? नहीं, क्योंकि उसके साथ स्मॉल डी लगा हुआ है, स्मॉल डी जिसके साथ लगा होता है ना वही वेरिएबल होता है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा सभी लोग, स्मॉल डी जिसके साथ लगा होगा वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो डी किसके साथ लगा हुआ? टी के साथ, सिर्फ टी सिर्फ वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पहचानना, वेरिएबल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए।
आइए अब इसके नेक्स्ट स्टेप को मैं कैसे लिखूंगा, सब देखिए। यहाँ पे ds होगा, फिर इधर में क्या कीजिएगा, dt को दोनों टर्म के साथ रखिए, u dt प्लस फिर सिंबल 80t dt लिखेंगे। लिमिट रखते थे, लिमिट रखते थे। लिमिट इसमें किस पे चलेगा, टाइम में कि एस में कि यू में? टाइम में। टाइम वेरिएबल तो टाइम में चलेगा, जिसके साथ डी लगा होता है ना उसी में वेरिएबल चलता है। इधर में टाइम मान लीजिए स्टार्टिंग में 0 था, तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 था। जब कोई टाइम नहीं है, टाइम 0 है, तो वहां तो गाड़ी रुकी हुई है, चलना स्टार्ट करता है, रेस्ट में है अभी। जब वो टाइम उसे जैसे ही उसका टाइम टी होगा, फिर डिस्टेंस उसका टोटल एस हो जाएगा। जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम पे की बात कीजिएगा, यहाँ टाइम लिखिएगा 5 सेकंड में, तो उस समय तो डिस्टेंस एस हो जाएगा। समझ गए ना कैसे लिमिट चलता है? इधर में dt वेरिएबल था इसलिए टाइम में चला है, इधर में s वेरिएबल है, s के साथ में डी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर s में लिमिट चलता है। ठीक, आइए यहाँ रख देते हैं, क्या होगा, 0 s होगा, 0 t होगा, 0 और t होगा। क्या कीजिएगा, ds का क्या होगा, इंटीग्रेशन s होता है, फिर 0 से s हो जाएगा। अब इसको u को कांस्टेंट है ना, u को बाहर कीजिए, वेरिएबल कौन है, dt है, सिर्फ dt रहेगा। फिर इसका कांस्टेंट वेरिएबल कौन है, सिर्फ t वाला वेरिएबल है, और ये t तो कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सिस है, बाहर कीजिए उसको, 0 से t कर दिए, फिर यहाँ पर होगा t dt। यहाँ पर इसको कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0, यह क्या होगा, u इस dt का क्या होगा, t, कब से कब तक, 0 से t तक, इसलिए t का क्या होगा, ये रहेगा। इस t का क्या लिखेगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2 होता है, कब से कब तक, 0 से t तक। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, t का पावर 1 है, इतना dt है, तो क्या लिखेगा, t का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, n आएगा, t स्क्वायर बाय 2 आएगा, वही तो लिखा हूं। तो यहाँ पर इधर s लिख देंगे, इधर में u t माइनस 0 प्लस ये t, यहाँ में क्या लिखेगा, 1/2 को पूरा कर दीजिए, या नहीं तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 लिखिए। तो क्या आ गया, s बराबर ut प्लस इस हाफ को, इधर 0 हो जाएगा, हाफ को बाहर, हाफ ये t स्क्वायर आ गया ना, इस बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाता है। यहाँ जो आप कांस्टेंट एक्सेशन लेते हैं वो कौन सा एक्सेशन लेते हैं, नॉर्मल या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल एक्सेशन का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने टेंजेंशियल एक्सेशन लिखा है। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिया होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया होना चाहिए, इनिशियल स्पीड देना चाहिए, एक्सेशन देना चाहिए, टाइम, और यहाँ बिना फाइनल वेलोसिटी का भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल देना होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होना चाहिए। देख लीजिए इसे जल्दी से, या कहीं कोई को डाउट है तो पूछिए।
जो पॉइंट आप समझ जाते हैं उसे स्पीड में लिखिए। यहाँ कुछ नया और टफ नहीं है, सब आसान चीज है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? ये डिस्प्लेसमेंट है। स्टेट पाथ पे ना पार्टिकल मूव करते रहता है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, लिख लीजिएगा। और ये एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, जानते ही हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, डिस्प्लेसमेंट होता है। ए एक्सेलरेशन है, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और भी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। तो इसे हमें प्रूव करना है। क्या करें हम? जो ये प्रूफ होगा, हम क्या जानते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जानते हैं हम, dv बाई dt होता है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप जानते हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं, इसमें इतना इंटू 1 होता है, 1 लिखिएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? dv बाई dt इंटू dl बाई dl, 1 के बदले dl क्या बल्कि s लिख देता हूँ, s ds बाई ds। कट जाएगा ना? ये तो कट जाएगा, काटिए तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? क्या मैं इसको dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकता हूँ? देखिए, इस ds को इसके पास और dt को इसके पास लिख दिया। अब क्या मैं इसे dv बाई ds और इसको मोड v लिख सकता हूँ? क्या क्लियर क्या होता है? मोड v बराबर क्या लिखे थे आप? ds बाई dt होता है ना? ये तो था। तो यानी हमें क्या मिला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू क्या मिला? d dv बाई ds मिला। लीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मिला। ये जो एक्सेलरेशन मिला किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट के वेरी होने पर भी एक्सेलरेशन आता है। डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन पे भी, हमेशा टाइम के वेरिएशन से जरूरी नहीं है। तो ये निकल कर आया, एस के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला आता है, बहुत जगह पे इसका यूज होगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ, कैसे लिख सकता हूँ इसको? v dv इक्वल टू 80 ds लिख सकता हूँ मैं। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दीजिए। तो क्या होगा? इसमें लिमिट किसमें चलेगा? कौन वेरिएबल है इसमें?
साक्षी, इसमें कौन वेरिएबल है? हाँ, यस वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? हाँ, क्योंकि इसके साथ डी अप्लाई है, यही से वेरिएबल है। देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस साइड में कौन वेरिएबल है? हाँ, क्योंकि इसके साथ में डी लगा हुआ। ठीक, अब लिमिट भी हमारा उसी में चलेगा। इधर में लिमिट रखना पड़ेगा। कैसे जानते हैं? इधर में मान लीजिए शुरू में 0 था, यहाँ पे 0 रहा। जब 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस समय वेलोसिटी इसका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस समय में इनिशियल वेलोसिटी माना जाता है। वेलोसिटी को लिखा जाता है, वहां 0 नहीं करते बल्कि यू कर देते हैं। और जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट इसका एस होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ऐसा लिमिट रखा है। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ? v का ये इंटीग्रेशन क्या होता है? v का पावर क्या है? 1। तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये आप जो जानते हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट u और फाइनल ये अपर लिमिट v हो जाएगा। इसमें से ये t को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, और यहाँ पर ds बचेगा, v, जो कहां से 0 से s तक। ठीक, अब इसको कैसे लिखिएगा? अपर लिमिट को इसके पास रखिए, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इधर में क्या होगा? ये t, इस ds का क्या होगा? s होगा। कहां से कहां तक? 0 से s तक। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? d स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू at, और इसमें s माइनस 0 क्या आएगा? ये देखिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 से इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, या एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। इधर में at इंटू s बचेगा। at क्या टेंजेंशियल के लिए यूज करते हैं, नहीं तो सिर्फ हम a भी लिख सकते हैं। u स्क्वायर इक्वल टू 2at s लिखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2at s होगा। कहना होगा, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आया। ये क्या होता है? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तो बिना टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया हो तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो यही इक्वेशन यूज करेंगे। जब टाइम नहीं दिया रहे तब आपको वहां पे इस इक्वेशन का यूज करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, क्या लीजिए? ओ, अच्छा, हिमांशु नहीं दिख रहा है? हिमांशु, ओ, अच्छा, हेमंत, हेमंत आपको वीडियो दिख रहा है? ओ, तब तो लगता है हिमांशु में प्रॉब्लम होगा पर्सनल ना। अच्छा, चलिए तो आप लोग लिखिए जल्दी से, कहीं भी डाउट हो तो पूछिएगा। हिमांशु देखिए, थोड़ी देर में कहीं सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। बोलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, हाँ, विश्व सेकंड लाइन, ये
हाँ, तो मोड भी का क्या होगा इंटीग्रेशन? भी डी वी है ना, हाँ बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, वही ना लिखा गया यहाँ बी स्क्वायर है। हाँ डी, अब ये क्वेश्चन आप कीजिएगा तो गलत माना जाएगा आदित्य, ये पढ़ चुके हैं आप। डीवी कहाँ गया? सिंबल के साथ आउट हो जाता है। हाँ हाँ, ध्यान रखिए। ठीक ठीक, नोट कीजिए। और कोई को कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। डीएस, हाँ हाँ हाँ, क्या करें, डीएस बाई डीएस कैसे हुआ? हाँ देखिए, यहाँ पे जैसे वन है, ये वन है ना, इस वन के बदले हम जो चाहेंगे लिख सकते हैं। वन तो मल्टीप्लाइड होता है सब में, तो हमें डीएस बाय डीएस हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन चाहिए डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। एक्सेलेरेशन कब कब चेंज हो सकता है? एक्सेलेरेशन कब कब आपको मिलेगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा तब। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी एक्सेलेरेशन मिलेगा। वेलोसिटी में चेंजिंग किसके अनुसार होगा? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी लिखेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज होगा वेलोसिटी तब, तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी लिखेंगे। डीवी बाई डी नहीं लिखेंगे वहां, तो वही हमें डीवी बाई डी लाना था। डीवी बाई डी लाने के लिए ये काम किया गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में चेंजिंग को दिखाना है। यहाँ देख रहे हैं अगर हम लोग का क्या आया है, यहाँ जरा इसको देखिए तो क्या आया है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बराबर क्या फॉर्मूला आया है? देखिए यहाँ डी टी है क्या, बताइए। यहाँ तो भी डीवी बाई डी आ गया, तो ये एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आप पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलना होगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे से डिस्प्लेस कर रहा है तो वेलोसिटी उसका सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा ना। समझ गए? हाँ ठीक ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, हो ही गया है अभी मनसूख, अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है ठीक। आज 5 बजे से आप लोग क्लास रहेगा, रिपीट। रिपीट, हाँ